हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू माथुर क्लासेस से आज आपके लिए लेके आई हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की वीडियो। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन हो चाहे कोई भी ट्रेड के हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के देखो पेपर दो भागों में विभाजित होता है। एक तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन है चाहे मैकेनिकल का है, ये कॉमन पेपर होता है। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है वैसे ही ये कॉमन पेपर होता है। तो अपन आराम से इसको सभी स्टूडेंट इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को देख सकते हैं। एमसीक्यूज है बहुत सारे, क्या मेल आए थे, बहुत सारे कमेंट में भी कमेंट आए थे कि मैडम वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चंस कराइए। तो मैं आज आपके लिए फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर में अपन कोई भी हो तो वो भी सभी ट्रेड के लिए कॉमन पेपर होता है। और आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके अपने रिव्यू जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, क्योंकि लॉकडाउन था, कोर्स सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था कॉलेजों में। तो आप वीडियो को चाहे जब भी इच्छा अनुसार कभी भी अपन इसको देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोचदार यानी इलास्टिक सामग्री यानी मटेरियल है। कि चार ऑप्शन दे दिए हैं, चार ऑप्शन में से अपन को एमसीक्यू है तो अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से अपन को चूज करके फटाफट करना है। सभी के पेपर कॉमन होता है तो आगे पीछे सभी के क्वेश्चन पेपर सेम ही होगा। हो सकता है कि सीरियल नंबर अपना चेंज कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा इलास्टिक मटेरियल है। चार ऑप्शन दे दिए हैं, अब इनमें से अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल सही इलास्टिक है। पहला है नाइलॉन, दूसरा है पॉलीस्टरन, तीसरा है सिलोलाइड और चौथा है पॉलीकार्बोनेट्स। अगर आपने पूरा ढंग से चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से इसका आंसर आ गया होगा। कौन सा होता है, नाइलॉन, जो एकदम सिंपल सा, एकदम कभी भी कैसे भी उसको अपन समझ सकते हैं, कैसे भी इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आई किसको निरूपित करता है, डिनोट करता है। मतलब आई है जो क्या किसको डिनोट करता है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है रेट या चौथा है ईयर। तो किसको करेगा, आई डिनोट इंटरेस्ट को, क्योंकि आई से ही स्पेलिंग इसकी शुरू हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक अच्छी इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का प्रतिशत क्या आता है। एक अच्छी इमारत के पत्थर द्वारा अवशोषित पानी का क्या परसेंटेज होता है या क्या प्रतिशत होता है। 10 से कम, 20% से कम, 8% से कम या 5% से कम। तो कौन सा होगा, 5% से कम जो होता है उसका अवशोषित पानी का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 25 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 25 ही अपन कर रहे हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो अपन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 2 नंबर अपने पक्के। तो 25 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। इसमें साइंस के आ सकते हैं, वर्क कैलकुलेशन के भी आ सकते हैं। कभी साइंस के ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कैलकुलेशन के ज़्यादा आ जाते हैं। तो दोनों का रेशियो करीब करीब बराबर रहता है। कभी कुछ कह नहीं सकते पेपर सेटिंग का कि भाई पेपर कैसे किसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की लागत कौन तैयार करता है। कॉस्ट ऑफ एस्टीमेट है जो कौन तैयार करता है। किसी भी चीज़ की अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं या कुछ भी चीज़ तैयार होती है उसकी कॉस्ट कौन तैयार करता है। एस्टीमेट कौन बताता है कि ये इतने की ये आई ये आई ये आई। तो इसकी तो है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर बताता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर बताता है, एस्टिमेटर बताता है या ड्राफ्ट्समैन
बताता है। तो कौन बताता है? एस्टिमेटर जो होता है वो अपना एस्टिमेट पूरा बताता है कि भाई ये इस चीज़ का इतना पैसा लगेगा, ये इतने की ये आई। जैसे आज अपन कोई भी चीज़, मैं तो कह रही हूँ, अपन मोबाइल भी लेने जाते हैं तो वो अपन को मोबाइल बताता है ये इतने का होगा, ये कवर इसका इतने का होगा, ये इसका ग्लास इतने का होगा, इसके अंदर आप सिम डालोगे तो ये इतने की आएगी, सिम को रिचार्ज करना। तो ये सब एक क्या है? एस्टिमेट है। किसी चीज़ का एस्टिमेट प्लान करना, घर पे अपन सोच के जाते हैं कि मुझे 5,000 का लेना है, 10,000 का लेना है, तो ये क्या है? अपन ने खुद ने सोचा है। तो घर का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, वो सब चीज करता है। परंतु कहीं पे भी अपन काम करते हैं या कहीं पे भी होता है तो वो एस्टिमेटर एक रखा हुआ होता है, वो ये सारा ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, व्रत की परिधि का सूत्र क्या है? व्रत की परिधि, ये मतलब परिधि है, व्यास है, त्रिज्या है, ये क्या है? हम सब छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं और अभी हम ITI में सभी 10th पास है और कई कई स्टूडेंट तो 12th पास भी ITI कर रहे हैं। तो अब ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला ये हम सबको आना चाहिए। देखो इसने डायग्राम बना दिया और ये व्यास दे दिया, ये परिधि दे दी है, ये त्रिज्या दे दी है। अब ये क्वेश्चन में पूछता है व्रत की परिधि का सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन में आया पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बटा 4, 2 पाई आर या पाई आर। तो क्या होगा? 2 पाई आर। क्या होगा? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ क्या है, मतलब प्रॉफिट अमाउंट क्या है? किसी चीज को अपन खरीदते हैं, उसको बेच देते हैं, तो कितने प्रॉफिट में अपन ने उसको बेचा है या अपन ने कितने लॉस में खरीदा है। तो ये एक लाभ और हानि एक चैप्टर है। तो लाभ क्या है, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट क्या है? यदि एक आईफोन की कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपये है और सेलिंग प्राइस 70,000 रुपये है, कि एक आईफोन है, वो उसको अपन ने खरीदा जब तो 50,000 थी, जब अपन ने उसको बेचा तो 70,000 रुपये हो गई, तो अपने को कितना प्रॉफिट हुआ? तो 70,000 में से अपन 50,000 निकाल देते हैं तो अपने को कितना प्रॉफिट होता है? 20,000 का। कितने का होगा? 20,000 का। देखो 70,000 में अपन ने बेचा है, ठीक है, और 50,000 में अपन ने खरीदा है, तो 70 में 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 का अपन को फायदा हुआ है। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया? 20,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, व्रत की परिधि क्या है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है? अब ये कह रहा है कि जब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अपन ने यहाँ देखा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को अपन सॉल्व करते हैं तो व्यास दिया हुआ है और परिधि अपन को निकालनी है, अपन सॉल्व करते हैं। अब इसमें अपन ने क्या दिया है कि व्यास तो दे दिया है, तो पहले तो अपन व्यास की क्या करते हैं? त्रिज्या निकालते हैं। क्या करते हैं? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो आर कितना हो गया? 7/2 बराबर 3.5। आर तो हो गई ये। अब ये कह रहा है कि परिधि का सूत्र क्या है? परिधि का सूत्र क्या है? यहाँ पे अपन ने अभी देखा था 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर कितना दे दिया? 3.5। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 लिखो चाहे 3.14 लिखो, एक ही बात है। 3.14 इंटू 3.5 इंटू 2, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 22/7 को भी अपन सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या आता है कि 2 बटा हो गया, तो 2/7 कितना हो गया? 3.5। 3.5 से 3.5 कट गया तो कितना बच गया? 22 बच गया। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो 2 इंटू 22 इंटू 3.5 बट्टा कितना हो गया? 7। 2 को भाग दिया 3 तो कितना हो गया? 3.5 हो गया। 2 7 में अपन ने भाग दिया। अब 3.5 से 3.5 कट गया तो कितना बच गया? 22। अब अपने इसमें ऑप्शन में कहाँ 22 आ रहा है? ये ए में 22 आ रहा है, तो ये 22 कर दिया है। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो अपन इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं 2 पाई आर पे। तो 2 कैलकुलेटर से अपन देखते हैं 2 पाई आर, 2
इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर कितना दे दिया 3.5, तो कितना आ गया 21.98, वही 22 के बराबर हो जाता है। तो अपना ऑप्शन कितना आ गया है 22। तो ये इस टाइप का अपन ने ये क्वेश्चन किया है कि भाई परिधि का ये फॉर्मूला अपन को जब तक नहीं आएगा अपन नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला आया तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आता है 8वां क्वेश्चन। देखो पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप एक दो क्वेश्चन देख के सोचोगे कि MCQ है क्या है, कभी भी अपन याद कर सकते हैं कुछ भी है, परंतु क्या है कि अपन कोई भी क्वेश्चन को जब तक सॉल्व हाथ से नहीं करते, जब तक अपन इसका उत्तर नहीं बता सकते, तो अपन को सॉल्व तो अपन को करना ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए तो अपन को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, सभी एलॉय एंड अनएलॉयड स्टील के लिए कौन सी उपयुक्त नाइट्रोजन है? क्या है? नाइट्रोजन है। तो कौन सी है? पहला है सिल्वर नाइट्राइजिंग, दूसरा है साल्ट बाथ में नाइट्राइजिंग, तीसरा है क्वेचिंग टैंक में नाइट्राइजिंग और चौथा है गैस नाइट्राइजिंग। तो कौन सा हो गया? सॉल्ट बाथ नाइट्राइजिंग। ये पूरा चैप्टर पढ़ा है तो भी आप उत्तर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा सकती हूँ, ये पूरा सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन भागों में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कि घर्षण को कम करने के लिए अपन किसका? लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो क्या केरोसिन डालते हैं? कोई भी मोटर होती है, मशीन होती है? नहीं। पेट्रोल डालते हैं? नहीं। पानी डालते हैं? नहीं। लुब्रिकेंट डालते हैं, मतलब ऑयल। अपन कोई भी मोटर मशीन्स होती है उसके भागों को चलाने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं। तो ऑयल को अपन क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट, स्नेहक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्रिकेशन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। मतलब लुब्रिकेशन को बनाए रखना है तो कोई भी मशीन के अंदर क्या एफिशिएंसी रहती है? क्या बढ़ता है, कम हो जाती है, या एक ही रहती है, या प्रभावित नहीं करता? लुब्रिकेंट्स को बनाए रखने के लिए एक ही मशीन की दक्षता क्या बढ़ती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा यदि a प्लस बी 9 है और ए बी 20 है? अब ये अपने पास फॉर्मूला है आ गया। अब फॉर्मूला जब तक अपन को नहीं समझ में आएगा, नहीं याद होएगा, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी दिया हुआ है और a b दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। अब अपन को चूंकि a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब जबकि अपन को a प्लस बी दिया हुआ है 9, तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा? ये वाला काम में आएगा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला है, क्या हो गया फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में ए प्लस बी तो दे दिया आपको, कितना दे दिया है? 9, और ए और बी दे दिया है 20। ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी कितना आ गया? 9, तो 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक बी कितना दे दिया है? 20, तो ये आ गया आपके पास 20। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 40। अब 81 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 81 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 41। कितने बचेंगे? 41। अब अपने इसमें ऑप्शन में 41 आ रहा है कहीं पे, प्लस 41, तो ये क्या सी उत्तर उसका प्लस 41। तो इस टाइप के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करते रहेंगे
तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगी, क्वेश्चन से समझ में आएंगे, नहीं तो आप सोचोगे क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सारे एमसीक्यू जाते हैं, अपन यूपी भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो कैलकुलेशन सॉल्व करने के हैं ऐसे की ऐसे थ्योरी में भी है। थ्योरी में अपन पूरी वीडियो देखते हैं तो ही अपन को समझ में आता है। कई स्टूडेंट क्या एमसीक्यू जो है ये तो क्या है, किताब में भी अपन पढ़ लेंगे, नहीं बेटा, पर आप पढ़ोगे पर उसको समझाने के जो न्यूमेरिकल्स है वो तो आपको समझने ही पड़ेंगे। आप पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप एमसीक्यू देख के ही आप छोड़ दोगे, नहीं, पर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके उसको उत्तर आया हुआ है वो आप पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, क्या है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पराभाव बिंदु, सुरक्षा गुणांक, यंग मापांक या पॉइसन अनुपात? क्या कहेंगे? यंग मापांक। क्या प्रतिबल और विकृति दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग मापांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शियरिंग प्रतिबल और शियरिंग विकृति। देखो वापस आया है प्रतिबल और विकृति। शियरिंग प्रतिबल और शियरिंग विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रत्यास्था मापांक, दृढ़ता मापांक, बल मापांक या पराभाव मापांक? तो क्या कहेंगे? दृढ़ता मापांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदा जाता है? कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? पहला है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, दूसरा है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तीसरा है गुंजाइश मूल्य मार्जिन प्राइस या डिस्काउंट प्राइस। अब कौन सी चीज को अपन खरीद रहे हैं, किसी चीज को अपन खरीदते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट या प्राइस, कि भाई इसकी क्या कॉस्ट है। अपन दुकान पे जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए तो अपन उससे क्या पूछते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक सहायक है, मतलब कि दो आदमी हैं, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक साथ में उसका असिस्टेंट है। दोनों 2 दिनों में पूरा किए गए एक विशेष तारों के काम के लिए कुल सम शुल्क क्या होगा? मतलब कि 2 जने हैं, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक इसका हेल्पर है, असिस्टेंट है। दोनों जनों ने एक पूरा तारों का काम किया, मतलब वायरिंग का काम किया है और 2 दिन के अंदर उन्होंने काम किया है, तो उनका रेट क्या होगी? जब क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन है उसको 800 रुपये पर डे मिल रहा है और उसका जो असिस्टेंट है उसको 400 रुपये पर डे मिल रहा है। अगर 800 रुपये एक जने को मिल रहा है पर डे तो 2 दिन का कितना हो गया? 1600। ठीक है, प्लस 400 रुपये उसके असिस्टेंट को एक दिन के मिल रहे हैं, 2 दिन के मिलेंगे तो कितना हो गया? 800। तो 1600 और 800 जोड़ के कितना होता है? बताइए, जल्दी से बताइए। 1600 और 800 कितने होंगे? 2400। तो कितने हो गए इसकी टोटल? 2400। अगली बात समझ में है कि भाई एक इलेक्ट्रिशियन है उसको पर डे 800 रुपया मिल रहा है, उसने 2 दिन काम किया है। क्या है क्वेश्चन में? 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम किया तो एक दिन का 800 रुपया मिल रहा है, तो 2 दिन का कितना हो गया? 1600। 1600। ठीक है, फिर दूसरा है उसने 400 रुपये पर डे के हिसाब से काम किया है, 2 दिन काम किया है, तो कितना हो गया? 800। अब 1600 और 800 कितने हो गए? 2400। ठीक है, तो दोनों ने मिलके कितना फायदा कमाया, कितना शुल्क लगा दोनों का, जो भी काम कर रहा है उसने उस दोनों कारीगरों को कितना रुपए दिया? 2400 रुपये उसने दिए। तो कितना इजी क्वेश्चन था, अपन सॉल्व करते 2 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि रेडियस क्या होगा जिसका व्यास 44 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या निकालते हैं, व्यास दिया हो तो क्या होता है? हमेशा उसकी आधी होती है, यानी कि r बराबर क्या होता है? d/2। तो d कितना दे दिया? 44/2, तो कितना आ गया? 22। अब इसमें ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर का ये, तो बी उसका उत्तर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर के बराबर कौन सा है? अब इसको अपन को क्या है? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर a माइनस बी है तो क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर अपन मान रख देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूले का मान हो गया ये। अब माइनस अपन ने यूं क्यों रख दिया और इसको कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अपन का क्या गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुणा किया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर माइनस का है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो प्लस ए बी से माइनस बी स्क्वायर कट गया। अब 2ab प्लस है और 2ab प्लस है, तो टोटल कितना हो गया? 4ab। तो 4ab इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन के अंदर अपने 4ab कहाँ पे है? ये यहाँ पे, तो 4abc इसका आंसर होगा। देखो ये भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व किया तभी अपन का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्चतम प्रतिबल 35 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर है और सुरक्षा गुणांक 5 है तो सुरक्षित प्रतिबल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? यदि उच्चतम प्रतिबल 35 किलोग्राम प्रति mm² है और सुरक्षा गुणांक 5 है तो सुरक्षित प्रतिबल ज्ञात कीजिए। अब जो अपना फॉर्मूला होता है क्या होता है? उच्चतम प्रतिबल बट्टा सुरक्षा गुणांक। अब उच्चतम प्रतिबल कितना दे दिया? 35 बट्टा सुरक्षा गुणांक कितना दे दिया? 5। तो 35 में 5 का अपन भाग देते हैं तो कितना आता है? 35 के अंदर भाग दिया 5 का तो कितना आ गया? 7। तो 7, तो अब इनमें ऑप्शन में कहाँ आ रहा है? 7, तो यहाँ पे 7। ठीक है, तो सुरक्षा प्रतिबल ज्ञात कितना हो गया? 7। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखो, टोटल 25 क्वेश्चन, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दे, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को देख के लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए। फेसबुक पे भी मेरा माथुर्स क्लासेज के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो करके लाइक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेज के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? पहला है कर्षण बल यानी पुलिंग फोर्स, बल धक्का यानी पुलिंग फोर्स, तीसरा है पुशिंग फोर्स, तीसरा है घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स या एलाइड फोर्स। कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? तो कौन सा हो गया? घर्षण बल जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो ही सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपातिक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करने का आ गया, तो अपन पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो अपन को क्या पता चलेगा। अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है मैडम तो MCQ लिखा रही है, ऐसे नहीं बेटा, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको सॉल्व करके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा? अब देखो दिमाग लगाने की बात है, 14x भी प्लस के है और 25x भी प्लस के है, तो 14x प्लस 25x को अपन ने जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ लिया, प्लस 3y और 2y, 3y प्लस 2y, इन दोनों को भी अपन ने जोड़ दिया। अब 14 के अंदर अपन ने 25 को जोड़ना है, 14 के अंदर अपन को 25 को जोड़ना है, तो 14 प्लस 25 कितना हो गया? 39।
तो 39 तो कितना हो गया x, कितना हो गया 39 तो कितना हो गया x प्लस 3 और 2 कितने होते हैं 5, आज y तो 39x प्लस 5y। अब इसमें ऑप्शन में 39x प्लस 5y, तो इसको अपन ने राइट कर दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, अपन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, इनमें से प्रतिबल का अनुपात कौन सा है। अब जो प्रतिबल होता है उसका अनुपात क्या होता है, लोड और क्षेत्रफल होता है, या लोड और दिशा होती है, या लोड और व्यास होता है, या लोड और समय होता है। तो क्या होता है, लोड और क्षेत्रफल जो होता है प्रतिबल का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्य के अनुपात से संबंधित है। मतलब कोई भी है कार्य के सामग्री का बिल, पैकिंग, सूचना सामग्री या हैंड बुक, कौन सी होगी सामग्री का बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 केवी लाइनों के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। उच्च तनाव या हाई टेंशन, सुपर तनाव, सुपर टेंशन, अतिरिक्त उच्च तनाव, एक्स्ट्रा हाई टेंशन या अतिरिक्त सुपर तनाव। तो क्या होगा अतिरिक्त सुपर तनाव, क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वीडियो खत्म होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बेकार घर्षण है, वेस्टफुल फ्रिक्शन कौन सा है, कौन सा है, रियर एक्सल गियर, टाइप्स ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर टायर, या ब्रेक शू लाइनिंग या ब्रेक शू अस्तर, या क्लच लाइनिंग क्लच अस्तर। कौन सा बेकार जो घर्षण होता है वो कौन सा सबसे बेकार होता है, तो क्या है रियर एक्सल गियर जो होता है सबसे बेकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी लाइन को जिया कहा जाता है। अब ये पूरा डायग्राम बना दिया है, अब इसके अंदर लाइन कौन सी है उसको कौन सी जिया कहते हैं। तो देखो ये तो अपने एक्सिस होती है ये और ये कौन सी होती है त्रिज्या होती है। तो इसमें जिया कौन सी हो गई, ए और बी हो गई ना, तो कौन सी जिया हो गई, ए और बी जो लाइन होती है ये कौन सी होती है, जिया लाइन होती है। तो आज अपन ने वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर के 25 क्वेश्चंस किए हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। अच्छा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम जनवरी के अंदर कभी भी हो सकते हैं, तो उसकी अभी डेट नहीं आई है, तो आप पूरी तैयारी के साथ रहें। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट है आज मॉक टेस्ट का, तो आप नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।